है। मुझे उम्मीद है आप जहां भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर आफियत से होंगे। पीर के पीर हमारा सेगमेंट दोबारा हम लेकर आए हैं। आज शाम तक वीकेंड पर हुई जो सरगर्मियां हैं सियासी और अहम इश्यूज न्यूज पर बात करेंगे और इसमें मेरे साथी मेजबान हुआ करते हैं जनाब सैयद अली मूसवी भाई। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा सैयद अली मूसवी भाई। बहुत शुक्रिया फारूक भाई और अपने आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन काफी गहमा गहमी और अभी तक इंतजार में है जो पिछले साल से अदम इस्तेहकाम का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान में वो अभी तक जारी है। आज मई का पहला दिन आ गया। लास्ट ईयर अप्रैल में खेल खेला गया लेकिन जो खेल खेलने वाले हैं वो उसके कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं। कुछ वो अपडेट्स आपको देंगे, कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो भी देंगे और इसी दौरान आपकी अब टेलीफोन लाइंस ओपन होंगी तो आप भी जरूर हमारे साथ शामिल होइएगा। कुछ जो आज की अहम तरीन खबरें हैं वो तो ये हैं कि कल एक मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा पीटीआई और पीडीएम की हुकूमत या नून लीग की हुकूमत के दरमियान। और ये कितना फायदेमंद हो सकता है, ये इसकी कितने नताइज बरामद हो सकते हैं, ये तो कुछ सियासी रहनुमाओं के कुछ बयानात हमने आजकल में देखे हैं। कोई ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो मुतालबा है पीटीआई की तरफ से कि 14 मई को एक तो ऐलान है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पंजाब में सूबाई इलेक्शन होंगे 14 मई और आज 1 मई हो गया। 13 दिनों में कैंपेन भी होगी और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सारे इंतजामात कर लेगा। और इसके अलावा हमारे वजारत खजाना ने अभी वो पैसे भी जमा नहीं करवाए थे इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अब तो एक नया स्टेप उठाएगी सुप्रीम कोर्ट। अब उसको देखना है कि वो क्या होगा क्योंकि 14 मई के इलेक्शन के बारे में भी हुकूमत ने इस पर एक जिसे कहते हैं ना कि ना करने वाली बातें कर दी हैं, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर तो बहुत ज्यादा सख्त जबान भी इन मौजूदा जजेस और खास तौर पे चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के हवाले से अपनाई गई। और कुछ लोगों ने तो इवन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी उनको कायमा कमेटी के सामने तलब करने की इस्तेहकाक मजरू हुआ है पार्लियामेंट का। तौहीन पार्लियामेंट ये अल्फाज भी आजकल हम देख रहे हैं। तौहीन अदालत का ये सिलसिला हमने सुना था, देखा था, उस पर कई लोगों को सजाएं भी हुई। लेकिन तौहीन पार्लियामेंट और वो पार्लियामेंट जिसके जो आप देख लें कि इस वक्त पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं या पार्लियामेंट का जो वजूद है किस तरह से हुकूमत में वो लोग शामिल हैं और फिर अपोजिशन जो पार्लियामेंट की एक रीढ़ की हड्डी होती है वो जब राजा रियाज अपोजिशन लीडर हो तो उस पार्लियामेंट की क्या एक साख होगी, क्या उसकी एक अफादियत होगी। तो उस पार्लियामेंट की तौहीन के बारे में बिलावल साहब ने आवाज उठाई थी। लेकिन कल अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही की तरफ से अपना बंदियाल साहब की तरफ से ये कहा गया कि जो सियासी जमातें हैं वो अगर मिल बैठ के कोई ऐसा लाहेमल अपना लेती हैं कि सब पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन होने की तरफ अगर वो जाते हैं तो फिर वो 14 मई वाले फैसले को उसको टाल सकते हैं या नई तारीख की तरफ उसको मौखर किया जा सकता है। लेकिन अब कल के जो एक तीसरा दौर होगा, आज इमरान खान ने एक रैली से खिताब करते हुए ये भी कह दिया है कि अगर 14 मई से पहले अगर हुकूमत चाहती है कि ये पूरे मुल्क में एक ही साथ इलेक्शन हो तो उसके लिए हुकूमत को एक स्टेप उठाना पड़ेगा और वो स्टेप ये है कि कौमी असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया जाए और फिर अगले 90 रोज के अंदर फिर कौमी पंजाब और दीगर सूबों में भी इलेक्शन का ऐलान होगा। तो फिर वो इस मामले को जो 14 मई के जो इंतखाबात आ रहे हैं उसमें लचक दिखा सकते हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे होंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन उस वक्त होंगे ख्वाजा आसिफ या इवन अब ताकतें इस चीज में लगी हैं कि चीफ जस्टिस अता बंदियाल साहब उनकी रिटायरमेंट का जो टाइम है वो 14 सितंबर है। आरिफ अलवी साहब जो सदर पाकिस्तान है उनकी भी मुद्दत सदारत की वो सितंबर में खत्म हो रही है। तो सितंबर के बाद के इलेक्शन के बाद काफी फजा जो है वो हर इदारे में साजगार होगी। जैसे आसिम मुनीर साहब के आने के बाद एक शुनीद यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे
PTI की तरफ से जो एक मुतसादम फजा थी वो तो जू की तू है, लेकिन नून लीग की तरफ अभी भी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उम्मीद लगाए बैठी है, और एक बहुत ज्यादा इस पर बातें हो रही थी जब ब्रीफिंग दी गई आसिम मुनीर साहब ने और कहा गया कि जो असल ताकत का महवर जो है वो अवाम है और पाक फौज किसी खास नजरिए या जमात की हमायत नहीं करती। तो इसमें अब अमूमन ये तासुर तो दिया जाता है कि जी जो भी हुकूमत वक्त होती है वो एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ ही होती है, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या कुछ हो रहा होता है वो जब हम वो देख पक के सामने आती है फिर हमें पता चलता है कि ये तो पीछे आपस में दस्तो गिरेबान थे और जो बाद में आके सीन के ऊपर आ जाता है। तो ये कल का दिन बहुत अहम है। और एक खबर और फिर इस पे तजिया मूसी भाई का भी, और फिर टेलीफोन नंबर भी मैं चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर आपके लिए लगा दे। नवाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक पर एक खिताब में अपने इजलास पार्टी इजलास से खिताब के दौरान कहा है कि महंगाई कम करने के लिए इकदाम करना होंगे। तो नवाज शरीफ साहब जो अभी माह रमजान में उम्रा की सादत हासिल करने गए थे सऊदी अरब में, और बहुत सी उम्मीदें थी कि शायद अब सऊदी अरब से तकरीबन 1-1.5 घंटे की जो फजाई मुसाफत है उस दूरी पर है मियाँ साहब, और शायद वहां पर रूहानी तौर पे वार्म अप होके और सेहतियाब मुकम्मल उसके शुक्राने के नवाफिल अदा करके फिर कौम की खिदमत के लिए वो वतन वापस लौट आएंगे। लेकिन मियाँ साहब ने वापस वतन वहां करीब जाने के दोबारा उन्होंने लंदन आने में आफियत समझी है, और वो क्या शराइत हैं, वो कौन सा साजगार माहौल चाहते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो पाकिस्तान वो जाएंगे। बज़ाहिर जो इमरान खान जो लंदन प्लान की बात करते हैं, एक तो यह है कि इमरान खान को सियासी तौर पे या खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पे उनको ठिकाने लगाना जो है वो एक मकसद भी है। मियाँ साहब बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम तो ले जाता है, बल्कि उनका ये उनकी ख्वाहिश है कि PTI को कुछ अर्सा पहले यह भी था, मरियम साहिबा की तकरीर हो सकी, ये तो दहशतगर्द तंजीम है, इस पूरी सियासी जमात पे जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। लेकिन वो पाबंदी न लग सकी। इमरान खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद जो है उनकी गिरफ्तारी भी अभी तक अमल में नहीं आई। अदालतों से भी काफी हद तक उनको अभी रिलीफ मिल रहा है, जमानतों पर वो हैं, लेकिन मियाँ साहब यकीनन वो अभी भी इंतजार में है, या अगर किसी ने वादा दिया है तो वो उस वादे की तकमील के इंतजार में है। बहरहाल कुछ भी है तो वो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो पाकिस्तान में जाए और पाकिस्तान में बिल्कुल आमना सामना हो, अवाम की खिदमत में वो पहुंचे और अवाम से अपनी जो साबका खिदमात है उनके सिले में वोट मांगे। तो ये तो मियाँ साहब की सूरत हाल है। महंगाई वो कैसे खत्म होगी ये अब सोच से बाहर है, क्योंकि इसहाक डार साहब को जब भेजा गया तो कहा गया कि ये तो बस अब ये हमारे मसीहा पहुंच गए हैं, वजारत खजाना उनके पास रही है पहले भी, तो डार साहब के आते तो पाकिस्तान के सारे मुआशी मामले जो है वो सही हो जाएंगे। लेकिन डार साहब ने भी एक तकरीर में कह दिया था कि ये मुल्क अल्लाह ताला की खास अता है, अल्लाह ही इसके हालात ठीक करेगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की। महंगाई जो है वो आसमान पे पहुंच रही है, और इसी दौरान जो एक बताया गया कि 84 अरब रुपए का आटा, सस्ता आटे का जो पैकेज था या मुफ्त आटे का जो पैकेज था पंजाब हुकूमत में, उसमें भी बकौल शायद खाकान अब्बासी खदशा था उन्हें कि तकरीबन 22 अरब रुपए का घपला हुआ होगा, क्योंकि निजाम उनके बकौल इस कदर खस्ता हो चुका है, इस कदर करप्ट हो चुका है कि ये अब जो मामलात है हुकूमती खजाने की लूट मार की, ये अब लाज़िम मलजूम हो चुके हैं। और जब आपने देखा कि इस हुकूमत के आने के बाद 1100 अरब रुपए के जो कर्जे थे या जो उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे वो उसको खत्म किया गया, नैब के जो तरामीम है या उनके जो कवानीन हैं उनके अंदर बहुत सी उसकी तरामीम की गई। तो ये सब कुछ देखते हुए जो हसूल है अपने जाती मामलात को सुधारने का वो तो यकीनन उन्होंने अचीव कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को वो कैसे मुंह दिखाए, हमारे सियासतदान जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो किस मुंह से अवाम के सामने जाएंगे, ये वो माहौल अब पता नहीं है। बजट की भी बात हो रही है कि जी अगले महीने बजट पेश किया जाएगा तो तब कहीं जाके वो अवाम को फेस करने के काबिल होंगे। तो ये चीजें हैं, अब मामला अटका हुआ है। कल का दिन बहुत अहम है, एक तो मुज़ाकरात के हवाले से, और उसके बाद जो मुज़ाकरात का नतीजा निकलता है, उमर अता बंदयाल
اس کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. 14 مئی جس محکمے نے پیسے نہیں دیے, جس وزیر اعظم نے اس سارے انتظامی معاملات میں حکم عدولی کی ہے, کیا ان کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑی اہم بات سپریم کورٹ کے اندر بھی کہ ایک بالکل حق کا سچا, ایک بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ سا معاملہ ہونا چاہیے تھا. 90 روز کی جو ایک الیکشن کی جو آئینی ایک شک ہے اس پر عمل درآمد کرانے کا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ججز جو ہیں وہ بھی آپس میں دست و گریبان ہے. آپ نے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب, وہ زرداری صاحب اور ڈار صاحب کے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے, لیکن وہ وہاں پر اپنے برادر ججز جو ہیں ان کو بار بار ان کو یا تو خطوط لکھ رہے ہیں یا سونے پہ سہاگا. پھر چیف جسٹس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی بھی پینل جو ججز کا بینچ بنایا جاتا اس میں وہ نہیں شامل کرے. تو دونوں طرف جو شخصیات کی جنگ ہے یہ اس وقت سپریم کورٹ میں بہت اوپر حد تک پہنچ چکی ہے. اسی وجہ سے فل کورٹ بینچ نہیں بن سکا. اسی وجہ سے ایک جو سیدھا سادہ جو معاملہ ہے وہ حکومت اس جو آپس میں جو مخالفت ہے ججز کی آپس میں, اس کا فائدہ حکومت اٹھا رہی ہے. اور ان کو اس حد تک کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ وہی ججز ہیں جو سال پہلے انہی ججز نے سوموٹو لے کر عمران خان کی حکومت کو ختم کیا تھا. تو اس وقت تو بہت انصاف کا بول بالا کہا گیا, لیکن افسوس کہ جب گھر میں اس قدر آپس میں مداخلت ہو یا آپس میں اختلافات ہوں تو پھر ایسے سیاستدان جو بالکل جن کے کمر جو ہے وہ کرپشن کے سکینڈل سے بوجھ سے جو ہے وہ دوہری ہوئی چلی جا رہی ہے, لیکن وہ لیڈر جو ہے وہ اکڑ کے پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی للکار رہے ہیں ججز کو. تو یہ ججز نے اپنا معاملہ کیسے ٹھیک کرنا ہے. پاکستان, یہ ایک جملہ ہے کہہ کے پھر موسی بھائی کے پاس اور نمبر بھی ناظرین آپ کے سامنے لگے. پاکستان کو اب تک جو ہے وہ یہ شخصیات کی جو ذاتی انا ذاتی جنگ ہے جتنا اس نے نقصان پہنچا ہے. مجیب الرحمان اور بھٹو سے آپ شروع ہو جائیں, یحییٰ خان سے شروع ہو جائیں, پھر ضیاء الحق بھٹو سے شروع ہو جائیں, پھر نواز شریف اور اپنا بے نظیر کی وہ سیشن رہا, اس سے پہلے جنیجو اور ضیاء الحق جو ہیں وہ جنیجو صاحب کو بھی قبول نہیں کر پائے. پھر نواز شریف کی مدبھیڑ شروع ہوگی مشرف صاحب کے ساتھ. مشرف صاحب نے پاسا پلٹا تو پھر میاں صاحب کو ذرا سائڈ پہ کیا, وہ کمزور ہوئے تھے, ان کو این آر او دے دیا. اور اس کے بعد پھر عمران خان اور پھر دیگر جو محاذرائی جو لوگ کر رہے تھے وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے. تو یہ شخصیات کی جنگ لڑی جا رہی ہے. ابھی تک ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ملک کے لیے اتنا سر درد کون لے رہا ہے. تو یہ بات تھی, کچھ اپڈیٹس اور بھی ہے لیکن آگے آہستہ آہستہ پروگرام بڑھے گا. اور موسی بھائی کو تو بتاتا چلو, انہوں نے آج 6:30 بجے ذرا ارلی جانا ہے. تو موسی بھائی اوور ٹو یو جی, جب کال آئی تو میں آپ بتاؤں گا. بہت شکریہ فاروق بھائی. اور جو صورتحال آپ نے بتائی انتہائی ہر اینگل کے ساتھ, ہر رخ سے جو ہے وہ نازک ترین صورتحال ہے. اور مزید یعنی کہ اس ڈکلائن کو روکا جاتا, اس دیوالیہ پن کو روکا جاتا, اس افراتفری کو روکا جاتا, اس تمام تر جو معاملات خراب ہوئے ہیں اس کو روکا جاتا, بجائے روکنے کے اس میں مزید تیزی لائی جا رہی ہے. عدلیہ کے اندر جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو خبریں آپ نے پیش کی کہ اس کے اندر محاذرائی شخصیات کے اندر جنگ, کیا یہ پورا معاملہ لیبیا اور سوڈان کی طرز پر نہیں آگے بڑھ رہا؟ اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں, کیونکہ اگر ہم اس کو انٹرنیشنلی کینوس کے اوپر دیکھیں تو ایسے ممالک جو دہائیوں سے, یعنی چند سالوں سے نہیں دہائیوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایک خارجہ پالیسی رہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مفادات اور علاقائی سلامتی کی بات, اپنی قوموں کی سلامتی کی بات اور امت کی سلامتی کی بات, یہ تمام چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو وہ یعنی کہ اب ان لوگوں سے میں کیا ان سے سوال کروں, وہ کیا جواب دیں گے اس وقت جو سعودی فنڈڈ جو تمام جو ایک کیا کہیں اس کو کہ ایک مدرسوں کا جال پھیلا ہوا تھا, جہاں پر ہم بورڈ بھی ٹی وی پر دکھاتے رہے کہ حفظ الناظرہ کے ساتھ عسکری تعلیم کا بھی بندوبست ہے. اب ان سے پوچھیں کہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اب اس وقت جو ہے وہ آج کی خبر ہے کہ جدہ پہنچنے پر ایرانی ناظم امور کا جو ہے وہ پرتباک استقبال کیا گیا. ان کو سعودی عربیہ کے علاقے میں فوجی کمانڈرز میجر جنرل احمد السدیس نے ایران کے ناظم امور کو پہلے سے لگا اور کہا کہ آپ ہمارا ملک, یہ جو ایران ہے وہ عزیز ملک ہے ہمارا اور ہمارا دوست ملک ہے. یہ جنرل سدیس کہہ رہے ہیں جو کہ سعودی جنرل ہیں. جہاں پر دیکھتے ہیں نا, مطلب کہ ایک خارجہ پالیسی کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہاں پر وہ اس کو پورا کیا.
تو اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں کہ جہاں پر نہ کوئی آزاد خارجہ پالیسی، ان کی خارجہ پالیسی ہی نہیں ہے. میں اس میں تھوڑی سی اور کروں گا بات، اگر آپ کے پاس کالر ہے تو آپ لے لیں، پھر میں واپس اس پہ آتا جی جی، کالر ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ لوگوں کا تجزیہ دیکھ رہا تھا، ابھی سن رہا تھا، ماشاءاللہ بڑا زبردست تجزیہ دے رہا ہے. اصل میں بات یہ کہ پاکستان از ڈائنگ، بٹ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو قرآن ہے وہ زبردستی علاقے بٹھا دیے گئے ہیں. اب ملک کی تو کسی کو واقعی فکر ہے ہی کوئی نہیں. یہاں ٹھیک. پہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ جب ہم جیسا متوسط آدمی وائٹ کالر رو رہا ہے تو چھوٹے آدمی کا کیا حال ہوتا ہوگا. اب یہاں 5,000 روپے کے نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں بالکل تو صحیح. کہتا ہوں انڈیا کی طرح پاکستان میں 5,000 کے نوٹ کو فوری طور پہ ختم کیا جائے، اس ہوں سے آپ کو بہت فرق پڑ جائے گا. یہ جتنے بھی کرپشن کے پیسے ہیں یہ سارے ان کے ہاتھ میں رہ جائیں گے، اور جب وہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نفت ہو جائے گی، زیرو ہو جائے گی، تو خود بخود آپ دیکھیے گا مہنگائی کم ہو جائے گی. تو میری یہ سجیشن ہے لیکن کہ 5,000 روپیز لیکن کا یہ نوٹ جنہوں نے فوری طور پر ختم کیا جائے. اگر فرض کیا بھائی یہ ختم کرنے سے پہلے لوگ ان کو بتا دیں گے کہ بھائی یہ جو آپ نے دفنائے ہوئے ہیں وہ واپس جمع کرا دیں، ہم ختم کرنے والے ہیں. اگر یہ ختم بھی کریں گے تو یہ ایسے ہی کریں گے. یہ سڈن ہونا چاہیے، کسی جی، پتہ نہیں لینا پتہ چاہیے، نہیں تو چلے. اچانک کوئی ایکشن لیا جائے. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کی تھینک کال یو. کا. تھینک یو جی. بہت سے اقدامات ہو سکتے ہیں، ہونا چاہیے. جی موسی بھائی، پہلے خارجہ معاملات کے حوالے جی سے. ہاں. تو آپ دیکھیں کہ یہ سامنے آپ کے سامنے ہے، سعودی خارجہ پالیسی آپ کے سامنے ہے، ایرانی خارجہ پالیسی آپ کے سامنے ہے. وہاں پر جی امریکہ کی فوجیں، ان کا دبدبا، ان کے ساتھ ان کے تعلقات، ان سے ٹیکنالوجی امپورٹ کرنا، ان کے ساتھ اسلحے کی ڈیلیں، مطلب یعنی کوئی کہہ سکتا تھا کہ ایک دم اتنا بڑا یو ٹرن ہوئے گا اور امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا. انہوں نے سنی نہیں، ایک ہی سنی. یعنی جن سعودیوں کو کہا جاتا تھا کہ وہ شاید ایک گلاس پانی بھی امریکہ کی مرضی کے بغیر نہیں پیتے، مگر جب وہ اپنی خارجہ پالیسی کو شفٹ کرنے پر آئے تو انہوں نے بالکل سنی نہیں، کیونکہ اب ایک دوسری طاقت ابھر کے سامنے آ گئی، چائنا کی. اور جب ان کو ضمانت مل گئی روس سے، چائنا سے، اس سے، تو وہ سیدھا جا کے جو ہے وہ اپنے علاقائی جو جن کو حریف بنایا گیا تھا ان کے ساتھ جا کر وہ انہوں نے گلے میں باہیں ڈال دی. اب وہی شام کیا جس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جیلوں سے رہا کر کر وہاں پر چڑھائی کی گئی، قتل عام ہوا، کئی لاکھ لوگ مارے گئے، سب کچھ. اب اس وقت اردن میں ان کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کا جو ہے وہاں پر استقبال ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ان کی میزبانی اردن کروائے، اور پوری عرب لیگ جو ہے وہ اس کو جو ہے شام کے ساتھ تعلقات صحیح کرنے میں لگی ہے. تو یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلاموں کے بھی غلام ہیں. مطلب کہ ہماری کوئی خارجہ پالیسی، کوئی اس کا کوئی سرا ہے نہیں. مطلب کوئی رخ ہونا چاہیے نا، یا آپ پرو امریکہ ہوں یا آپ اینٹی امریکہ ہوں. مطلب آپ کسی ایک بلاک کے اندر کسی دھڑے میں نظر تو آئیں، آپ کی کوئی آزاد. اچھا اگر ایسا نہیں ہے، آپ ہندوستان کی خارجہ پالیسی دیکھیں. اگر میں اس وقت سوال کروں کہ ہندوستان جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے، تو آپ اس کے اوپر واضح طور سے کوئی جواب نہیں دے پائے گا. ان کو جو بینیفٹ امریکہ سے چاہیے ہوتا ہے اس سے بھی لے اپنا لیتے ہیں، مفاد جو جو روس ہے. سستا تیل چاہیے ہوتا ہے اسے بھی لے لیتے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی وہ ڈیل کر لیتے ہیں. وہ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے ان کی خارجہ پالیسی کسی طور سے آزاد نظر آتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں موسی بھائی. بسم السلام اللہ بسم علیکم. اللہ. جی جی بھائی، بات کریں، آپ پروگرام میں شامل ہو چکے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں رحیم یار خان سے محمد قاسم بات کر رہا ہوں. جی محمد قاسم صاحب، رحیم یار خان جناب. سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میاں صاحب ہیں، میاں شہباز شریف صاحب، ہاں جی. یہ مطلب ہم ان کو فالو کرتے ہیں. جب یہ عدالتوں کا کہا نہیں مانیں گے، عدالتوں کے احکام کا نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. حاصل کرے گی. آپ کی آواز کٹ گئی. بہرحال ٹھیک ہے، یعنی کون ہے جس کو ہم فالو کریں، یا ان کے اندر خود جو صفات ہیں وہ خود 50 روپے کا اسٹام یہ میاں صاحب، چھوٹے میاں صاحب نہیں دے کے بھیجا ہوا ہے بڑے میاں صاحب کو، تو عدالت کے اندر ہی بھیجا. تو دیکھ لیں کہ کس طرح سے پھر یہ ان کے وعدے، عہد و پیمان اور جو ایگریمنٹس ہیں اس کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں. تو بالکل بڑے بڑے ممالک میں موسی بھائی آپس میں برف پگھل رہی ہے، ہر ملک اپنے مفاد کا سوچ رہا ہے، اور ہم جو ہیں ابھی اپنی لڑائی سے باہر نہیں نکل پا رہے. ہم نے کدھر مطلب جانا ہے میری وہ اس چیز طرف معاملہ ہے ہی نہیں. مطلب میری چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمیں جانا کدھر ہے. یہ تو ایک عجیب سے ایک معمہ ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. بات یہ ہے کہ ہم ملک کو دانستہ طور پر، جو لوگ اپنے آپ کو نمائندہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور ہماری اتنی پرانی سیاسی پارٹی ہے اور فلاں ہے فلاں، کیا اس میں کوئی ایک آدمی بھی ذی شعور نہیں ہے
جو یا हम्म, اتنی جرأت اظہار نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے پارلیمنٹ کے فلور پر کہہ سکے کہ ہم اپنے ملک کو، اب سری لنکا کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب بات ہو رہی ہے سوڈان کی اور لیبیا کی، کہ آپ ملک کو لیبیا اور سوڈان کی طرز پر لے کر جا رہے ہیں کہ دھڑے ہو جائیں اور دھڑے بڑھتے جائیں، اس کی خلش بڑھتی جائے اور دست و گریبان ہو جائیں، طاقت کے اندر جو ہے مختلف طاقت کے یونٹس بن جائیں اور وہ لڑنا شروع کر دیں۔ عوام کی تو सही बात جو ہے وہ سروائیول مشکل ہو گیا، ان کو 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہے اس وقت۔ اگر آپ دیکھیں हम्म, کہ جو مہنگائی کا عالم ہے اس میں اگر وہاں پر جا کر آن گراؤنڈ لوگوں کے انٹرویو کریں تو اندازہ ہوگا کہ لوگ بے حال ہیں، مطلب کہ اب وہ نارمل جو ایک مڈل کلاس فیملی کی لائف تھی وہ لائف نہیں ہے، اس میں بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی میڈیکل کا بندوبست نہیں ہے، وہ نئے کپڑے نہیں پہن پاتے، وہ اچھا کھانا نہیں کھا پاتے، سیر و تفریح نہیں کر سکتے، مطلب ایک عجیب سا ایک ڈپریشن زدہ ایک ماحول جو ہے وہ ان کے اوپر ہے۔ ان کی فلاح و हम्म, بہبود کے لیے کرتے ہیں، وہاں پر آٹے کے اسکینڈل کروڑوں روپے کھا گئے صاحب، اربوں روپے کھا گئے، فری آٹا آیا تھا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو میری سمجھ میں نہیں ओह آتا کہ اس کے اوپر یہ جتنی طاقتیں ہیں آخر اگر پاکستان خدا نخواستہ نہ بچا تو یہ پھر عیش کہاں کریں گے، یہ ان کی موج کہاں لگے گی؟ تو کم از کم وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی ہے تو اس کو کم از کم ذبح نہ کریں۔ اب یہ تو سونے کا हम्म, انڈا تو چوری ہو ہی رہا تھا، اب مرغی کی گردن پہ چھری رکھ دی تھی یہ تو बिल्कुल بات बिल्कुल بات یہ ساری جو ہے مطلب کسی کو تو جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر کہے کہ ہم اپنے ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی ڈیفائن ہونی چاہیے، خارجہ پالیسی پہ کھل کے بات ہونی چاہیے کہ ہمارا وزیر خارجہ کس طرف کس انداز میں کہاں کیا بات کرتا ہے، ہماری اپنی پالیسی کیا ہے۔ آپ کے دروازے کے اوپر ایران سے گیس پائپ لائن بچھی ہوئی ہے، آپ سعودیوں سے وہ آپ کے آقا و ممالا تھے تو آپ ذرا ان سے ہی سبق سیکھ لیں کہ انہوں نے بالکل امریکہ کو پرواہ نہیں کی، وہ جو ہے وہ ایک پیچھے اس کو ڈھکیل دیا، انہوں نے جب چائنا سامنے آیا وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پوری عرب لیگ جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ او آئی سی کو او آئی سی یعنی اس کا ایک مذاق اڑایا جاتا تھا، हम्म, وہ تک جرأت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تو مطلب ہمارے دروازے پر گیس آئی ہوئی ہے، ہمارے کیا انرجی کا شدید بحران ہے، مگر ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ کون لوگ ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں، عوام کو اتنی مصیبت میں ڈال دیا کہ ان کے ایک مافیا در مافیا ہے پاکستان کو۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ سیاسی تنظیمیں تو بہت کم یہ ایک مافیا اسٹائل سے حکومت کی جاتی ہے، ایک بڑی مافیا، اس کے نیچے چھوٹی مافیا، اس کے نیچے اور چھوٹی مافیا، یعنی ایک عام آدمی بول سکتا ہی نہیں، اس کی وہیں گردن مروڑ کے رکھ دی جائے گی۔ وہاں پر ہر علاقے کے اندر چھوٹے موٹے گنڈے، ان کی مافیا، اس کے اوپر اس کا یونٹ آفس، اس کے اوپر اور اس کے اوپر اور، اس طرح سے وہ سلسلہ پہنچتے پہنچتے ایوان تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری مافیاز جو ہے وہ حکومت چلا رہی ہیں اور ایک عام آدمی کو انہوں نے مقید کیا ہوا، صرف ایئرپورٹ سے راستہ کھلا ہوا ہے، جس کو بھاگنا ہے وہ بھاگ جائے، اور باقی جو یہاں پر ہیں وہ ہمارے نئے دور کے جدید دور کے غلام ہیں، وہ ٹیکس دیتے हम्म, رہیں، وہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے ان کو جو ہے وہ لوٹا جائے اور ان کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہے۔ کوئی تو آخر ہوگا ان हम्म, تمام سیاسی پارٹیوں میں، ان تمام وکیلوں کے اندر، ان تمام عدلیہ کے اندر، ان بیوروکریٹس میں، ٹیکنوکریٹس میں اور ہمارے طاقتور اداروں میں کوئی جرأت کا مظاہرہ کرے، سامنے کھڑے ہو کے بات تو کرے کم از کم، ایک عام عوام کی کوئی بات वियन پارلیمنٹ میں کی جائے۔ یہ کس تقدس کی बिल्कुल بات सही। کرتے ہیں پارلیمنٹ کی تقدس؟ کالر کو لے لیں۔ मैं एक एक कॉल लेने के बाद जारी है गुफ्तगू नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी। बहन, खुश आमदेद। थैंक यू। पाकिस्तान को कमजोर करने में बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो लोग पाकिस्तान को कमजोर करके खुद को मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग तो बहुत एक्टिव हैं इस वक्त। बिल्कुल तो सही। उनका तो मिशन पूरा हो रहा है कि जो पूरी मुस्लिम उम्मत जो है वो पूरी सारी कमजोर हो जाए और ये मजबूत हो जाए। तो इन्होंने तो जो क़यामत मचाई हुई है पाकिस्तान के अंदर वो भी सबके सामने है, लेकिन ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की डेफिनेशन क्या है? जितनी भी इवल प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी वो एक विलन वाली प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस एक पॉलिटिशियन कर रहा है। क्या मुझे वो जमहूरियत चाहिए जो पाकिस्तान को लूट रही है? वो जमहूरियत, ऐसे निज़ाम को जमहूरियत कहना, शायद ये जो बेनिफिशरीज हैं इस निज़ाम के, वो इस निज़ाम को जमहूरियत कहते हैं। हमें तो ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत इस तरह की होती है कि पाकिस्तान का सारा कुछ लूट के और लोगों को कतारों में आटे के लिए खड़ा कर दो। कभी जिंदगी में आपने देखा है कि कोई पाकिस्तानी
कभी आटे के लिए तरसता हो और वो कतारों में खड़ा हो। इनको पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान सारा कुछ हो रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान को बस तबाह कर दो, इमरान खान की सारी पार्टी को खत्म कर दो, इमरान खान के जितने साथ हैं वो सबको कैद में डाल दो। राना सनाउल्लाह की अदालत खुली होनी चाहिए, जरदारी के सिंध में जरदारी की अदालतें होनी चाहिए, पाकिस्तान की अदालतें खत्म हो जाए। और इसमें वो लोग भी हैं मुनाफिक जो इस सारे निजाम के बेनिफिशरीज हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर करके, पाकिस्तान को घुटनों पे टेक के वो सारा कुछ जो है अपनी हुकूमतें कायम करना चाहते हैं, अपनी रियासतें कायम करना चाहते हैं। ठीक है तो बहन, ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को एलियन है, ये एलियन सही है कह बहन। सकते हैं, क्योंकि चले एलियन ऐसे काम कर सकते हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, अवाम के साथ क्या हो रहा है, कि उनकी क्या इंटरेस्ट है। इनकी अपनी इंटरेस्ट है। बिलावल भुट्टो का बाप कहता है कि पूरी दुनिया में मेरा बेटा किंग बन जाए, पूरी दुनिया का किंग बन जाए। चले, पॉइंट आपका आ गया, बिल्कुल सही। बेनिफिशरी इस निज़ाम के कौन हैं? पहले मुझे भाई, आपके ख्याल में कौन बेनिफिशरी हैं? ये सारा जो इस 40-50 साल से जो खेल खेला जा रहा है, सबसे ज्यादा फायदा किस तबके को हुआ है? पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान के ठीक दुश्मन। है। और वो जाहिर बात है लोगों को प्लान करते हैं, वो हर इदारे के हिसाब से, चाहे सियासी हो, कहीं पर भी हो। अब मैं बाज इदारों के नाम लेना नहीं चाहता हूँ, हर तबके से जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, जिन्होंने नोच नोच के पाकिस्तान को खाया है, वो सब उन्हीं के लोग थे और उन्हीं के लोग हैं, और उन्होंने ही पाकिस्तान का ही हाल किया। आप देखें, आपके साथ जो कौमें आज़ाद हुई, आपके बाद आज़ाद हुई, आपसे पहले आज़ाद हुई, आप उनकी यहाँ जाकर तरक्की देखें। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ठीक एक रिसेशन है, एक जंग ज़दगी है, मगर उसके बावजूद यानी कि तरक्की हो रही है, दुनिया ब्लॉकों में तकसीम हो रही है, और जो है वो ममालिक अपने अपने मफादात को सिक्योर कर रहे हैं। हम न जाने कहाँ किस खाई की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सामने मॉडल है, हमारे सामने मॉडल है। ये नहीं कि हमारे सामने मॉडल नहीं है। पहले श्रीलंका का मॉडल था, मगर वो पीछे हो गया, वो पीछे हो गया। श्रीलंका की उतनी बुरी हालत नहीं है जो इस वक्त लिबिया और सूडान का हशर है। मुझे खतरा है कि हम लिबिया और सूडान वाले फॉर्मेट पे बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को आप कब तक जो है वो कुचलेंगे, कब तक पेट्रोल की कीमत बढ़ाते चले जाएंगे, कब तक अद्वियात पर 20% कहकर बढ़ाते चले जाएंगे, कब तक लोगों को जो है वो बिजली और गैस के ऊपर हिडन चार्जेस करेंगे, कब तक उनको जो है वो आप कुचलेंगे। आखिरकार लोग निकल पड़ेंगे और मारपीट शुरू हो जाएगी, और सुबाइयत पहले ही अंदर मौजूद है, और बहुत बड़ा कत्लेआम जो है वो हो सकता है कि अगर ये सिविल वॉर की तरफ गए तो हर सूबे के अंदर दूसरे सूबे के लाखों लोग हैं। हर सूबा चाहेगा कि अपने वसाइल पर उसके लोग चाहे वो कब्जा कर लें, दूसरे लोग चले जाएं। इसमें पाकिस्तानी के हाथ, पाकिस्तानी का वो कत्लेआम होगा कि इसके नहीं हम किस मॉडल की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। लिबिया में आखिर क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है? सूडान में यही हो रहा है कि भाई को भाई कत्ल कर रहा है, यानी वही फौज है जो आमने सामने है। वहां पर भी यही है, लिबिया के अंदर भी वही है। तो ये पाकिस्तान को उधर लेकर जाया जा रहा है। पहले सुबाइयत फैलाई गई, फिर मजहबी जो है वो एक मुनाफरत का कार्ड खेला गया, फिर उसके बाद गुर्बत का जो है वो एक कार्ड खेला गया, और अब जो है वो अफरा तफरी की जा रही है कि कुछ सुनो ही नहीं किसी की। तो ये जब चीजें, जब ये लावा फटेगा तो उसके अंदर से मजहबी शिद्दत पसंद भी बाहर आएंगे, सुबाइयत रखने वाले नेशनलिस्ट, इस टाइप के कौम परस्त, वो भी बाहर आएंगे। उन सब के लिए एक मैदान जंग हमवार होगा। तो इसको फिलफौर इसको रोकना चाहिए। इस पर जो खारजा पॉलिसी है वज़ा होनी चाहिए, अहल आदमी को वहां पर जो है वो नॉमिनेट करना चाहिए। इस वक्त क्या पाकिस्तान ने अचीव किया जब से ये हुकूमत आई है, इस पर जरा जवाब दे। कि कहा ही जा रहा था कि जी जरदारी साहब जाते वक्त ईरान के साथ पाइपलाइन का मुआहिदा करके गए, तो बिलावल साहब बैठे हैं, अभी तक साल भर में क्या कर लिया? कौन सी डील हो गई? आपके सामने हिंदुस्तान की भी मिसाल मौजूद है, आपके सामने सऊदीया की भी मिसाल है, पूरी अरब लीग की आपके सामने मिसाल है। आपने क्या किया है? मतलब पाकिस्तान इतना गया गुजरा मुल्क है कि कोई एक फोन कर धमकी देगा और जो है वो आप डर जाएंगे। आपकी पुष्ट पे रूस खड़े होने को तैयार है, आपकी पुष्ट पे तरजीह वो है नहीं, ऑलरेडी खड़ा है। उनको तो ऐसा मुझे भाई, हमारे लीडरशिप जो भी है, चाहे किसी भी पार्टी, उसकी तरजीह या विजन उसका वो दीवार के पीछे वाला है नहीं ना। उनको तो ये है कि बस आपस में इसको कैसे खत्म कैसे करना है सियासी तौर पे, या कैसे इसको शिकस्त देनी है।
सियासी अरशद पार्टी शरीफ वो को स्ट्रक्चर भी वो सही मानों में वो भी नहीं है। अरशद शरीफ का जिस तरह से कत्ल हुआ है, क्या वो एक पूरा माफिया प्लान कत्ल नहीं है आपके सामने कि एक बिल्कुल सेकंड में कि जहां पर जिस मुल्क में गया है वहां के गुंडे जो है वो हायर हो गए, उन्होंने उसकी रेकी कर ली, फौरन मार डाला, तो इससे अंदाजा नहीं होता कि माफिया दूसरी माफिया के साथ कितनी बिल्कुल सही कनेक्टेड बात, है। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल जो मैं सही। बार बार कह रहा हूँ कि मैं इसको सियासी पार्टी कहते ही नहीं, मैं इसको माफिया कहता हूँ। आप तो देख लें मुझसे भाई, सरकार कई हम खबरें, अब अरशद शरीफ वहां पे हमारा पाकिस्तानी तो शहीद हुआ कि नहीं हुआ, जिस दिन जनाजे वाले दिन हमारे डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पसीने छूटे हुए, होना तो ये चाहिए था। जैसे हम यहां पर खबरें सुनते हैं जी, 20-25 साल बाद पाकिस्तान से एक बंदा पकड़ा गया है जिसने यहां पर कोई कत्ल किया था, कोई वारदात डाली थी, 25 साल बाद ले आए हैं, 30 साल बाद ले आए हैं। यानी जो मुल्क अपने अंदर जो एक सलाहियत रखते हैं ना अदल इंसाफ की, तो वो ये करते हैं कि अपने शहरी के जो कातिल हैं वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो अपना असर सुख इस्तेमाल करते हैं और उनको घेरा तंग करते हैं। अब हमारी एजेंसी वहां पे इन्वेस्टिगेशन, वो जीआईटी भी गई, वहां पर सब कुछ गया, लेकिन हमारी सिक्कत कीनिया तक भी नहीं है इतनी कि हम कीनिया वालों को कह सकें कि ये क्या मामला हुए। लेकिन हो सकता है कह सकते अगर हमारे खुद अपने हाथ न रंगे होते। खुद से मुराद जिन लोगों की वजह से उसको जाना पड़ा, वो कैसे कहेंगे कि जी अब इसकी कत्ल की तफ्तीश भी और मेरे ही गले में फंदा आ जाए सारा। तो ये मामला भी है कि ये जानबूझ के उन्होंने इस किस्म के बस मट्टी डालो वाला मामला होता है, जैसे बेनजीर शहीद हुई और फौरन हर चीज धो डाली गई थी। वो यही करते हैं कि छुपाने वाला वो इसी वजह से छुपाता है। आप तो खुद जानते 1400 साल पहले कोई वाकया हुआ हो और उसकी मजम्मत करने वाले वो यही कहेंगे तो कि नहीं कातलों के नाम आएंगे इसलिए आप इसका जिक्र ही ना करें। तो जिनको पता होता है कि कातलों के नाम हमारे ही आएंगे या हम उसमें मुलव्वस पाए जाएंगे, तो वो उस मकतूल का जिक्र ही नहीं करेंगे। तो यही मामला वो अरशद शरीफ किया, हर जगह यही हो रहा है। एक कॉल ले लो फिर इस पे। यकीनन कौन सा ऐसा पहलू है वो समझ नहीं आ रही कि किस पे बंदा रोए, किस पे बंदा उम्मीद की थोड़ी सी किरण देखे। यही जजेस थे कि पिछले साल सारी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, 12 बजे बख्तरबंद गाड़ियां आ गई थी, लेकिन ये चले 3 जज हैं आपस में, वो दस्तों गिरबान है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, जो भी हैं। लेकिन एक बात जो आईनी तौर पे लिखी है 90 दिन में इलेक्शन पे या उसके जो फंड्स हैं उसको देने के लिए जो कहा जा रहा है, वो जब वजारत खजाना 84 अरब 21 का तो वो घपला खुद 22 अरब का बल्कि घपला बता रहे शायद का कानाबासी के 84 में से 22 अरब खा गए हैं आटे वाले। तो इलेक्शन के लिए 21 अरब नहीं है, 22 अरब का घपला जो है वो हमारी हुकूमत ने बर्दाश्त कर लिया। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अफसोस कि इसको रोकने वाला नहीं है। कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुक्रिया। फारूक भाई आपको और अली भाई को और आपके देखने सुनने वालों को प्यार और अदा भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों भाइयों की बड़ी कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू है जिससे हम सीखते हैं। आपका शुक्रिया, अल्लाह आप दोनों भाइयों को सलामत रखे। आपका शुक्रिया, आप कॉल करते हैं, अपनी बात पॉइंट ऑफ व्यू पहुंचाते हैं। फारूक भाई हमारे दिल चले हुए हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, नो एग्जैजरेशन, हमारे दिल चले हैं। ओवरसीज के लोग पाकिस्तान से प्यार करते हैं। सही बात। देखें हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और अभी सुना है कि G20 की मुलाकात हो रही है कश्मीर में जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो अगर बिलावल साहब उधर जाते हैं जिनके खानदान के लोग कहते थे कि हम 1000 साल भी लड़ेंगे, कश्मीर हमारा है, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। कल परसों हमारे मोहतरम जिस आर्मी के लिए मैं हर वक्त आपके प्रोग्राम में नारा लगाता हूँ और कहता हूँ कि पाक आर्मी जिंदाबाद, आसम मनीर साहब ने वो बॉर्डर का दौरा किया और जो भी उनकी स्पीचेस वगैरह थी आपने सुनी है। वो साथ में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन है। मैं सवाल करता हूं कि आपके इल्म में भी है, आप दोनों भाई भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, पाकिस्तान पूरा जानता है कि आज दुश्मन, वही दुश्मन जिनकी आप बात करते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते। और जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त ये फरमाया करते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई गलती नहीं की, पाकिस्तान बनने में हमारा कोई हिस्सा नहीं है।
बात को मुख्तसर करता हूँ फारूक भाई, यकीन करें ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। 71 वाली गेम दुश्मन प्ले कर रहा है। इन एमकों को, इस पाकिस्तानी गौर बचाव को इल्म में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्या होने जा रहा है। ये समझ इनकी समझ से बाहर है। ये अपने इख्तिदार के लिए इस किस्म की हरकत कर रहे हैं, जैसा कि जो कुछ परवेज अलाई के साथ इन्होंने किया और दीगर लोगों के साथ किया। इनसे इमरान खत्म नहीं हो सकता। ये बुज़दिल सियासतदान भाई, अगर उसको चैलेंज करना है तो जाओ, आपके पास आर्मी, रेंजर्स और पुलिस है, पकड़ो उसको। उसके घर पर आपने छापा मारा, उसकी डोरें तोड़ी जब वो घर में मौजूद नहीं था। क्यों ये सब कुछ कर रहे हो फारूक भाई? ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, ये टाइम बाई कर रहे हैं। और आखिरी बात, मैं 2 बातें कहकर खत्म करूंगा। अब आपको मालूम है क्या होगा? मैं प्रिडिक्ट करता हूँ फारूक भाई। अब ये हमारे आसम मनीर साहब हम पाक आर्मी के साथ खड़े, हमारे बच्चे भी उनके लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं जो बॉर्डर पर लड़ते हैं। ये इंडिया को कहेंगे सारे मिलजुल कर, ये पीडीएम जो ड्रामा है, ये कहेंगे बस कश्मीर की तरफ से थोड़ा हमला कर दो तो इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएंगे। ये डर्टी गेम खेल रहे हैं। मैं एक शेर पढ़कर खत्म करता हूँ, पंजाबी ने टोकरे में जोड़े। लंगड़े खेड़न कबड्डी, हाँ जी, लंगड़े खेड़न कबड्डी, हाँ जी, चलावन तीर, हाँ जी, गंजे करन कंगियां, हाँ, ते थथे सुनावन हीर, मंगते करन हुकूमतां, ते ठग बड़े वजीर। फारूक भाई, अगर आपकी ऐसी क़यादत हो तो कैसे बदलेगी पाकिस्तान की तकदीर? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दुख होता है, 71 रिपीट हो रहा है। आसम मनीर साहब को समझना चाहिए ये सब कुछ जो हो रहा है। परवेज अलाई के घर जो हुआ, आपसे मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, आपसे मदद चाहता हूँ। क्या राना सनाउल्लाह के इल्म में नहीं था? क्या वो मेंढक का क्या बोलते हैं उसे, माफ कीजिएगा, वो छोटा सा नकवी क्या नाम है उसका, जो गवर्नर बना, उसकी तो गवर्नर वाली या वजीर आला जो भी है, उसकी तो ऐसी शक्ल नहीं लगती। वो तो आइसक्रीम बेचने वाला लगता है। चले, सारे मौजूद हैं, आइसक्रीम बेचना भी, शक्ल तक न जाए। मेंढक और ये गरीब लोगों के साथ परवेज अलाई के घर वो पुलिस वाले जो किक्के मार रहे थे लोगों को, मासूम जो लोगों उनके घरों में काम करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं, वो उनको इस तरह मार रहे थे। इस तरह तो इंडिया भी नहीं कश्मीर में करता। मैं मदद चाहता हूँ फारूक भाई, आप दोनों का बहुत बहुत मशहूर हो के हमारे दिल की आवाज सुनते हैं। हमें दुख है। अभी इन्होंने एक और चीज है जिस पर आप दोनों भाइयों ने प्रोग्राम करना है। अभी ये ओवरसीज के लोगों को लूटने के लिए मालूम है क्या कर रहे हैं? इन्होंने छोटी इन्होंने गुंडे रखे हुए हैं, एजेंट जिन्हें कहते हैं, तो छोटी हाउसिंग एसोसिएशन बना रहे हैं। इधर 1-2 आदमी भेज देते हैं जिनको दुनिया जानती होती है, कोई एंकर हो जाए, कोई सिंगर हो जाए, कोई प्लेयर हो जाए। भाई ओवरसीज के लोगों को लूटो, ये मिलकर सब लूटते हैं। जहाँ कहीं भी इनको मौका मिलता है लूटे। क्या आटे में इन्होंने नहीं लूटा? आपने अभी सही शाह साहब, चलें, सही हो गया। इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे शाह साहब, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। मूसी भाई बिल्कुल, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है तो मैं उसमें थोड़ी सी बात कर लूं। तो एक तो चीज ये हो गई जो सामने मंजरनामा था, हमने इस पे बात की। दूसरा जो हम देखें बराबर में हिंदुस्तान के अंदर क्या तैयारी चल रही है, इस पर निगाह रखने की जरूरत है। अभी हमारे आर्मी चीफ चाइना गए थे और मेरी आवाज आ रही है साहब? जी 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 जी। तो उसमें यकीनन वो एक बहुत बड़ा बराबर में हलचल है, क्योंकि 2024 के अंदर वहाँ इंतखाबात हैं और जो है वो वहाँ पर उनकी वो हार से बचने के लिए उनके पास एक कार्ड है कि वो आज़ाद कश्मीर में हमला करें। और वहाँ पर अंदर जो है वो ये मामलात बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। उन्होंने अंदर इस कदर मजबूत ग्रिप की हुई है, क्या मार्शल्ला होगा जो मार्शल्ला के अंदर ग्रिप होती है, जितनी बीजेपी की ग्रिप है वहां पर अपने मुखालिफिन के लिए। कांग्रेस का उन्होंने बुरा हशर कर दिया है, उन पे लाखों पर्चे करा दिए हैं, उनको उधर मसरूफ कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो लोगों को एक मजहबी असबियत के तौर पर यूनाइट किया है, उनको निकाल कर लाए हैं। वो ये नहीं समझ में आ रहा कि इससे मुल्क पीछे जाएगा, इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा। वहां पर एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो ये जो भी है, हमें उससे गरज नहीं कि वो हिंदुस्तान आगे जाए, हिंदुस्तान पीछे जाए, हमारा ये कंसर्न नहीं है। हम बात ये कर रहे हैं कि उसके जो उनको इलेक्शन जीतने के लिए जो कैंपेन है
اس میں وہ آزاد کشمیر کو ہندوستان کا حصہ دکھا رہے ہیں کہ ہم یہ آپ کو لے کر دیں گے، آپ ہمیں ووٹ دیں، اور اس سے پہلے وہ کوئی نہ کوئی وہاں پر ایڈونچر ضرور ہوگا۔ تو ایک یہ ہمارے سامنے جنگ سر پہ کھڑی ہے، ہمارے یہاں بھوک افلاس ہو گیا، لوٹ کے لوگ چلے گئے نوچ ناچ کے سب پاکستان کو۔ اس کے بعد اس وقت اندر افراتفری ہے، خارجہ پالیسی کا پتہ کوئی نہیں، الیکشن کیا ہوں گے، حکومت نئی سیٹ اپ کیا آئے گا، کب پاکستان کو استحکام ملے گا، کب پیروں پہ کھڑا ہوگا، کب دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا، اس کو سنبھلنے دیا نہیں جا رہا، اور ادھر سے دشمن یلغار کرنے کے موڈ میں ہے۔ یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں جو ہمارے بارڈر کے اوپر ہو رہی ہیں، اور میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر کہیں پر بھی کوئی محب وطن پاکستانی بیٹھے ہیں اندر طاقتور حلقوں کے اندر، تو اگر اس وقت کو جس کو کہتے ہیں نا وقت ضائع کر دیا تو پھر وہ وقت لوٹ کے نہیں آتا، تو اس وقت جو ہے وہ ان کو فی الفور ان چیزوں کے اوپر ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ اب ہم جو ہے وہ چند دن کی بھی جنگ جو ہے وہ اس کے محتمل نہیں ہے، کیونکہ ہماری معاشی حالت، یہ نہیں کہ ہمارے اندر جنگ لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے یا ہمارے پاس جذبہ نہیں ہے، ہم کمزور ہیں یا ٹرینڈ نہیں ہے، نہیں، ہماری معاشی طور پہ کمر ٹوٹی ہوئی ہے، ہمیں چور لوٹ کے گئے ہیں، زخمی کر کے گئے ہیں، پیرالائز کر کے گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو بخوبی جو ہے وہ دیکھنا ہوگا، کیونکہ پوری سرحد کے اوپر ہندوستان کی جانب سے بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات اندر آن گراؤنڈ جو ہے وہ ہلچل ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے اور مختلف جگہوں سے کئی ایک بارڈر جو ہے وہ پاکستان سے کھل سکتے ہیں، کیونکہ یہ بی جے پی کرے گی، ہر صورت کرے گی۔ میں اس وقت کہہ رہا ہوں، آج کی تاریخ 1 مئی 2023 میں کہہ رہا ہوں، اور جس وقت یہ الیکشن کا ٹائم ان کا قریب ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ وہ ایڈونچر ہوتا ہے، شاید ہم اس کلپ کو دوبارہ چلا پائیں۔ تو یہ اطلاع ہے میری، اور وہاں پر اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ پبلک اویئرنیس اور جو ہے وہ آن گراؤنڈ بی جے پی کام کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت سے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم آزاد کشمیر لے کر دے دیں گے آپ کو پورا کشمیر۔ جی اس قسم کے نعرے اور اس قسم کی انتہا پسندانہ یقیناً وہاں پہ وہ چل رہے ہیں، جو مسالے ان کو اس ووٹ کی کیمپین میں چاہیے، پاسٹ میں بھی وہ اسی میں کامیاب ہوئے، اور وہ کانگریس جیسے یہ کیا جو ایک کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ روشن خیالی ہے، وہ تو ایسا ایسا ختم ہو گئی وہاں پہ، اور مشکلات ہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین، موسیف بھائی آج ذرا ارلی ہم سے اجازت چاہ رہے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ہم سے ملاقات کریں گے، اور دا فوکس کل اپنے 4:30 بجے لائیں گے۔ بہت شکریہ موسیف بھائی، آپ نے وقت دیا، اور ناظرین ہمارا آپ کا ساتھ ابھی جاری ہے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔ 7 بجے تک، اور 7 بجے تک ہمارا آپ کا ساتھ بھی ہے، اور آپ کی ٹیلی فون لائنز بھی کھلی ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً بہت سی اتنی زیادہ مسائل ہیں، تو اب ایسا کہ جیسے ایک مریض ہے وہ والی صورتحال ہو، اور اس کو پہلے جان کا خطرہ ہو، تو کوئی بھی معالج، کوئی بھی جو ڈاکٹر ہے، اس کا تو ایسا کرے گا کہ پہلے اس کی جان بچانے کے حوالے سے وہ پہلے میئرمنٹ اٹھائے گا، یا جو اس کے اقدامات ہیں وہ کرنے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اگر اس کو پیر کے اوپر زخم آیا ہے یا گھٹنے سے لہو بہ رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اس کی طرف بھی دھیان دے گا۔ تو اب معاملہ اس وقت ہے پاکستان کی سالمیت کا، اس طرح مسئلہ ہے۔ اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ پاکستان اب جیسے 2 لخت بھی ہو گئے، 71 کی بات ہوتی ہے، لیکن معاشی طور پہ اتنے زیادہ برے حالات نہیں تھے کہ پاکستان کے اندر لائنوں میں، آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے ہوں اس کے آٹے کے حصول کے لیے، اور بے روزگاری اتنی ہو کہ روزانہ ساحل کے اوپر پاکستانیوں کی لاشیں مل رہی ہوں، بارڈر کراس کرتے ہوئے لوگ جان جوکھم میں ڈال کے وہ کہہ رہے ہوں کہ چلیں اپنا سب جائیدادیں بیچ کے ایک بندہ اپنی زندگی کا رسک اٹھا لے تو اٹھا لے، کم از کم ہمارا جو پیٹ بھرنے کا سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے۔ تو یہ صورتحال، اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ کا جو ویژن ہے، اب میاں نواز شریف صاحب کو اگر ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے مسیحا ہیں یا وہ لیڈر ہیں، تو ان کو آپ جان سکتے ہیں جو اتنے سال ہو گئے وہ پاکستان سے دوائی لینے آئے تھے، اور پاکستان کے ٹھیک ہے ان کے لیے اس قسم کے موافق حالات نہیں ہوں گے، یا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی یا کیسز کے اندر ان کو غلط طور پہ پھنسایا گیا، تو وہاں پر جا کے ان مقدمات کا سامنا کریں، اور پتہ نہیں وہ اس وقت سامنا کریں گے جب ان کی مرضی کی کوئی وہاں پر عدالتیں یا ججز جو ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ اب جو بڑے بڑے جو مجرم پاکستان کے ہیں، ہمارے نظام نے ان کو ہیرو بنا کے کھڑا کر دیا ہے۔
अब पिछले दिनों परवेज इलाही के घर पे छापा लगा और जो है वो एंटी करप्शन की जो टीम है या पुलिस ने जिस तरह से वहां पे धावा बोला, बिल्कुल बोलना चाहिए। अगर उनके ऊपर ऐसे इल्जामात हैं, उनको गिरफ्तार तो दिन दहाड़े कर लेना चाहिए था जब वो अदालत में जा रहे थे या आगे पीछे जो उनकी सरगर्मियां हैं। अब भी वो पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान की खजाने से उन्होंने लूट मार की है तो परवेज इलाही हो या इमरान खान या उनकी अहलिया हो, नवाज शरीफ हो, उनकी बेटी हो, कोई भी हो, वो इस किस्म के मामलात से पाक नहीं होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब है वो एक टारगेटेड या इस किस्म का एहतसाब किया जाता है कि वक्ती किसी को अगर चुप करवाना है, कट टू द साइज करना है, नुकरे लगाना है, सो जो मर्जी आप इसके अल्फाज दे लें, तो उसको साइड पे करने के लिए या तो उसको भगा दिया गया। जैसे आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ 99 में भी जब मुशर्रफ साहब आए थे, उनको साइड पे करने के लिए उनको बाहर भेज दिया गया कि शायद वो उस तरह से ज्यादा मजबूत बन के अपना इक़्तिदार चलाते रहेंगे। लेकिन मुशर्रफ साहब ने भी एक बहुत बड़ी गलती की, जो जिसका वो खुद इकरार कर चुके कि एनआरओ देना जो है वो सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इतने ज्यादा मुश्किल से ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, अब उन्होंने कह दिया जी ये जो जायदाद है हमारे यहाँ पे लंदन में हुसैन नवाज या हसन नवाज के, वो तो उनके दादा ने दिए थे उनको। तो दादा साहब तो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं और नवाज शरीफ साहब वो कह चुके हजूर ये हैं वो ज़राए कौमी असम्बली में। तो बहुत से ऐसे घपले आज भी उन्होंने गो के वो कहते हैं जी हमें तो अकामे के ऊपर निकाला गया। बिल्कुल, निकालने वालों ने बहुत ही एक इतना ज्यादा कमजोर फैसला दिया कि इतने बड़े बड़े उनके पास अगर वजूहात थी, सवालात थे जो उनसे पूछे जाने चाहिए थे, जिनका जवाब ना मिलने पे उनको सजा मिलनी चाहिए थी। अगर वो मनी ट्रेल या कतरी खत जो है उसके बुनियाद के ऊपर उनको सजा नहीं दी गई, या जो कैलबरी फॉन्ट था जाली उसको वहां पर देने की वजह से उसमें सजा नहीं दी गई, या अभी तक जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है उनकी पैसे कहां से आए। इंटरव्यूज उनके मौजूद हैं। 90s में एक इंटरव्यू बीबीसी में इनका है कि जी ये तो किराए पे हैं या मुझे पैसा आता है, ये हम वालदैन के खर्चे पे रह रहे हैं। मरियम साहबा कह चुकी जी मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। इसी वजह से वो इंटरव्यू में फिर तोशाखाना के मामला आए, जब वो आपने सुना होगा क्लिप के कट करो ये बंद करो, कोई गाड़ी नहीं ली। तो उस वक्त गिलानी साहब के दौर में यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, तो उन्होंने तोशाखाना के जो कवानीन हैं उनमें नरमी करके तो वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो आधी जरदारी साहब ने रख ली, आधी मियां साहब ने रख ली। तो ये छोटे मोटे जो मामलात थे वो तो तोशाखाना में जो तहाइफ है उसकी कोई ओनी पोनी कीमत दे के वो ली जा सकती थी, लेकिन गाड़ियां या जो बड़े तहाइफ थे उसके लिए उन्होंने खुद इस कानून में वो बाकायदा लचक दी थी, एक ढील दी थी, जिसका फायदा उठाया हमारे दो बड़े जो मेहरबान हैं कौम के खुद साख्ता उन्होंने वो गाड़ियां ली और उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अगर उनका हिसाब किताब हो जाता तो फिर यहां पर इमरान खान के 100 इमरान खान आ जाते, या उनकी वाइफ को क्या हिम्मत पड़ती कि वो घड़ी जो है वो खरीद के वो बेच देते, या वो डायमंड वाली जो हैं वो क्या उनसे उनके ऊपर इल्जामात है। यानी कहने का मकसद ये है कि इतना ज्यादा ढीला निजाम होगा, ये इतना ज्यादा जिसे कहता है ना खजाने के मुंह खुले हुए होंगे चोरों के लिए, तो फिर बड़े चोर जब लूट मार करके चले जाएंगे और उनके ऊपर कोई हाथ डालने वाला नहीं होगा, तो फिर ये जो छोटे मोटे चोर हैं या जिन्होंने अभी आगाज ही किया था, मैं ये नहीं कहता पीटीआई के 3-3.5 सालों में जो करप्शन के मामलात हैं वो बिल्कुल जीरो होंगे। इमरान खान ने बहुत से ऐसे मामलात में यकीनन एक इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की थी, जहांगीर तरीन के हवाले से, जो शुगर मिलों के माफियाज हैं या और दीगर जो मामलात हैं उनको काम नहीं करने दिया। लेकिन कुछ चीजों पे उन्होंने खुद भी एक जिसे कहते हैं ना कि सरफे नजर या ओझल उन्होंने किया हुआ था। ये मामला बीआरटी पिशावर का जो मामला है वो आपने सुना, उसके ऊपर करप्शन के बहुत से इल्जामात थे। उसके अलावा जो गंदम जो है वो बरामद करने के उसके ऊपर बहुत से स्कैंडल थे। तो इस तरह की चीजें खुद इमरान खान के दौर में थी। बुजदार साहब के ऊपर बहुत से इल्जामात थे, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे यहाँ नैब का जो सिलसिला है, नैब का जो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया
वो किसी को बस मुल्क का जो लूटा हुआ खजाना है उसको वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि किसी को चुप करवाने के लिए। ऐसे ही है जैसे आजकल किसी को चुप करवाने के लिए कोई ऑडियो आ जाती है, किसी की कोई वीडियो आ जाती है। अभी भी एक खबर चल रही है जी, साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो आई है और उन्होंने ये बातचीत हो रही है किसी उस क्लास फेलो की कि पीटीआई के एमपीए की टिकट लेने के लिए उनको 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रिश्वत का जो है वो या डोनेशन कह रहे हैं बकौल उनके और जो लीडर्स हैं। जी ये तो पार्टी के लिए डोनेशन लिया जाता है, या पार्टी का जो टिकट है वो इस तरह से हमारा एक सिस्टम है, क्योंकि जल्द से जुलूस और ये पूरा पार्टी फंड में ये मामला जमा होता है। लेकिन सही मामलों में अगर आप पूछें तो ये सारी पार्टियों के अंदर ये ऐसा मामला मौजूद होता है। इसी वजह से तो वो बाद में जाके लूट मार करते हैं, ये इनकी इन्वेस्टमेंट होती है। फिर जाके अब ये जिसने 1.5 करोड़ या 2 करोड़ दे के टिकट लेनी है, फिर आगे वोटर्स को भी इंप्रेस करने के लिए उसने 100 हीले बहाने करने हैं, 100 जतन करने हैं। तो जिसने 10-20 करोड़ लगा के असेंबली में जाना है तो उसने कानून साजी के लिए थोड़ी जाना है, उसने तो फिर वो कोई इंतजार करना है कि कोई सिंध हाउस में कोई सर्कस लगे, कोई एतमाद के वोट लेने देने के लिए कुछ मामलात जो है मेरे जो है हाथ में आए और फिर मैं अपनी मुंह बोली रकम जो है वसूल करूं, कोई ठेका मिले, कोई फंड मिले। तो ये सारी चीजें इस किस्म की जब चल रही होंगी तो अब तो बिल्कुल इंतहा हो गई है। पाकिस्तान अब इन सारी चीजों का मुतअम्मल नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अभी तक जारी हैं और मौजज़ा ही है कि ये दोनों चीजें जारी रहें, पाकिस्तान भी चलता रहे और ये लूट मार भी जारी रहे। तो ये पता नहीं कितनी अरसे तक ऐसा जारी रह सकता है, लेकिन नामुमकिन है कि ज्यादा अरसे तक जारी रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इमरान साहब। जी जी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब। जी मोहतरम, आपने सही बात की कि अच्छे चीज के कातल का अभी तक कोई पता नहीं, चीज नहीं हो सकी। तो दूसरे ममालिक अमेरिका अपने शहरी को कैसे पाकिस्तान से लेकर चला गया था, रेमंड डेविस को जी बिल्कुल, जिसने सरेआम कत्ल किए थे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये लम्हा फिक्र पाकिस्तान को सोचने की बात है। और दूसरे नंबर पर मुबारकबाद वज़ीर आज़म साहब दे रहे थे कि बम्पर प्राइज गंदम हुई है। वाह ठीक है। कैसा मजाक कर रहे हैं कि लोग लाइनों में मर रहे हैं, अटम मिर्जा तो आगे से नया मजाक कर देते हैं। गंदम इस दफा बहुत ज्यादा हुई है। वाह, तो उसका फायदा भी होना चाहिए ना। अब कल से अब लोगों के लिए आटा जो है वो आसान हो जाना चाहिए, थोड़ा सस्ता होना चाहिए, किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए कि जो जिसकी वो सस्ता करे उनको, लेकिन उनको नुकसान ना हो किसानों को। तो ये बहुत से इकदाम करने चाहिए हुकूमत को, सिर्फ मुबारकों के साथ तो ये मामला नहीं होगा। जी जनाब। जी 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 बिल्कुल आपने सही बात की फरूक भाई, लेकिन ये हमारे हुक्मरान सोचते नहीं है, अपने मफाद के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। जी हाँ अभी इलेक्शन खेल रहे हैं, कोई आवाम की सोचने वाला नहीं है। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। मुर्शी भाई ने अभी तो जो पहले बात की थी कि लोग तो रोजी रोटी के लिए मर रहे हैं, ना कपड़ा खरीद सकते हैं। ये बिल्कुल उन्होंने हकीकत की है कि इस तरह के हालात हो गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चले अल्लाह बेहतरी करे इंशाल्लाह। जी 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 बहुत शुक्रिया भाई इमरान साहब, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। इमरान हमारे रेगुलर कॉलर अब बन चुके हैं, सियालकोट से आप शामिल होते हैं और माशाल्लाह इनका भी एक तज्जिया या जो ग्राउंड रियलिटी है, आटे की जो सूरत हाल है, ये जो महंगाई के हवाले से इनका या बहुत से हमारे जो व्यूवर हैं बताते हैं जो पाकिस्तान से, तो आप भी नाज़रीन शामिल हो सकते हैं जो लोग पाकिस्तान में देख रहे हैं, जो यहाँ यूके यूरोप में देख रहे हैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी। यकीनन हम तो ख्वाब ही एक देख सकते हैं या एज ए प्रोग्राम जितना अरसा करंट अफेयर्स का मुझे हो गया करते हुए, तो इतनी ज्यादा बुरी सूरत हाल इससे पहले हमने नहीं देखी। बड़े बड़े मसाइल रहे,
ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ رہا، کراچی کے حالات بہت خراب رہے، بہت سی آفات آئیں، لیکن جو اس وقت آفت ہے، جو عدم استحکام ہے معاشی سیاسی، اس سے بڑھ کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گمبھیر صورتحال ہم نے پچھلے 20-30 سالوں میں، بلکہ اگر مہنگائی کا دیکھیں تو وہ 40-50 سال ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، مہربانی۔ اس وقت آواز ہے، کوشش ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے یا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں پاکستان کے لیے بہتر ہو، لیکن میں کچھ کہتا ہوں کہ جو بھی یہ آئے تو ریولوشن ایران کی طرح آئے تو تب میں یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ یہ میری ذاتی اوپینین ہے، میری ذاتی ناقص رائے ہے، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ ملک کے لیے نہیں اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ بالکل کوئی بھی پارٹی ہو، اسی میں سارے چور اکٹھے ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ یقیناً یہ تو ہم چھوٹے ہوتے تھے جب بھی سنتے تھے کہ یا اللہ کوئی خمینی آ جائے پاکستان میں بھی، لیکن لیڈرشپ جو ہے وہ ہم پھر جیسے ہم خود ہیں ویسے ہی پھر ہمیں لیڈر بھی ملیں گے۔ آپ نے ماہ رمضان میں دیکھا کہ ایون یہاں انگریز ملک میں دیکھا کہ بہت سی ایسے جو ضروریات کی جو چیزیں تھی جو مسلمان یوز کرتے تھے، جیسے کھانے پینے کی اشیاء تھی، گھی تھے، چینی تھی، ان چیزوں کے اوپر یہاں پر سستی وہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، سٹال باقاعدہ لگے ہوئے دیکھے تھے، ماہ رمضان کے بورڈ لگے ہوئے تھے کہ یہاں پر آپ یہ سٹال موجود ہے مسلمانوں کے لیے، یہاں پر سستی چیزیں۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیں گلی کی نکڑ کے اوپر بھی جو کوئی دکاندار ہے اس نے بھی کوئی 10-20 روپے زیادہ ہی چیز کر کے بیچی ہے۔ تو ہر جگہ جب یہ معاملہ ہوگا، فروٹ جو ہے سنا وہاں پہ ناپید ہو گیا تھا اور باقاعدہ ایک کیمپین چلانی پڑی کہ فروٹ کی قیمت کم کرنے کے لیے، جب سب کا یہ جو جس کا داؤ لگتا ہے وہ اس کو بس سمیٹنے میں لگا ہے، تو پھر ہم اپنے کیسے انتظار کر سکتے کہ جی ہمیں کوئی لیڈر ایسا ملے گا کہ جو ہمارے درد دل رکھے گا یا ہمارا مسیحا ہوگا؟ تو یہ تو بہت مشکل ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فروخ بھائی، نواز بٹ پیرس سے کر رہا ہوں۔ جی مہربانی بٹ صاحب، خوش آمدید۔ آپ کی بھی۔ تو آپ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں، ہم بھی تھوڑا بہت جو بھی اپنے جذبات کا اظہار ہو تو وہ چلے جاتے ہیں، ہماری کوئی سنتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ضرور سنے گی، ہماری ضرور سنے گی، ہمارا ایمان ہے۔ بات یہ ہے کہ میں مجموعی بات کرتا ہوں، وطن عزیز کی سیاسی صورتحال کو دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے، پاکستان کے خود ساختہ کرپٹ سیاستدانوں کی حوث سے اقتدار کی سبب ایسا ہو رہا ہے۔ موجودہ کرپٹ عبوری حکومت ملک کے عوام کے مسائل اور مصائب حل کرنے سے ناکام ہو چکی ہے۔ دوسری طرف مہنگائی کے طوفان نے غریب عوام کو بے بس کر دیا ہے اور ان کا جینا محال کر دیا ہے۔ ہر طرف لا لیسنس، جنگل کا قانون، سیاسی ورکروں کی گرفتاریاں۔ شکر اللہ کہ آج کامیاب رہی ہے، کامیابی جس کی بھی جو بھی انہوں نے مینیفیسٹو جلوس نکالا ہے، انہوں نے ریلی نکالی ہے، کامیاب رہی ہے۔ ہر سیاسی لیڈر کی دہشت گرد، ہر سیاسی لیڈر کو دہشت گرد اور غدار کا لقب دے کر اس کے خلاف مقدمات بنا کر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور کیا نام ہے اس کا، گجرات والا اور پرویز الہی، اس کے گھر اس کے بعد بنی گالا میں بھی یہی ہوا ہے۔ یہ ایسے آتے ہیں جیسے کوئی بڑے بدماش ہے، یہ پولیس والے جو ہے نا بہت، یہ ان کا جو سرگنا جو ہے نا وہ ہے وہ مچھو والا، کیا نام ہے اس کا، سنال وغیرہ کمپنی۔ آخر یہ موجودہ کرپٹ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ اللہ کے ڈر سے یقین جانیے، خدا گواہ ہے، میں اللہ کا حضرت کہتا ہوں، مولانا مشکل صاحب میرے نگہبان ہیں، الیکشن کے ڈر سے اور آئین کی کھلا ورزی کر رہی ہے۔ کیا اسے ڈیموکریٹک اسٹیٹ کہتے ہیں؟ ہماری عدلیہ، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ جو فوج، جو بزرگ فوج ہے، اور ان کو نکال کے ہمارے جو مجاہد ہے آگے سب سے پہلے آگے ہوتے ہیں فرنٹ لائن پہ، الملك القدوس السلام
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، وليا وحافظا وقائدا وناصرا، ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، به طه، به یاسین، به معراج احمد، به قدر و به کوثر، به رضوان و طوبی، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی. بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا. غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا به خسرو. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
खुद पूछ रहे हैं, वो मुलजिमों से पूछ रहे हैं कि हाँ जी ये आपकी सजा इतनी होनी है कि इतनी होनी है। तो जब जजों का ये हाल होगा तो फिर आप देख लें कि अगर वो किसी दिन 10 साल बाद 5 साल बाद अगर उसी बंदे के खिलाफ अगर कोई फैसला दे देगा तो वो कैसे मानेगा, जब मैंने एक बंदे को 5 करोड़ दे के उसको खरीदा हुआ हो उसकी जिंदगी में, तो मैं 5 साल बाद मैं कैसे वो कह लूं कि नहीं जी अब आप बड़ा इंसाफ कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी आपका, तो अदल इंसाफ जो है मैं अपना सर झुकाता हूं। नहीं, मैं आपकी ऐसी की तैसी कर दूंगा कि क्योंकि एक मौके पे आपने 5 करोड़ अगर मेरे से रिश्वत ली है तो आप कौन होते हैं कि मुझे सजा दें। तो हमारे इदारों में भी जो लोग बैठे इन्होंने अपनी इज्जत, जैसे सियासतदानों की मैंने बात की कि परवेज इलाही साहब की घर को अगर टक्कर लगी है वो बख्तरबंद गाड़ी से, अपना जो आपकी कॉल भी आ रही है, मैं चाहूंगा कॉल जो है वो आप थोड़ी देर में कर लें ताकि ऑन एयर तो जाए। तो इस वक्त कुछ टेक्निकल मसले की वजह से ऑन एयर आप मुझे नहीं देख पा रहे, खास तौर पे स्काई या जादू टीवी, अब पता नहीं एशिया सेट पे ये नशरियात जारी है, तो आप पाकिस्तान से कॉल करके मुझे, बल्कि वापस आ गए, बहाल हुआ है राब्ता आपसे नाज़रीन, तो अब आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, अब आप ऑन एयर भी जाएंगे। तो बात ये हो रही थी नाज़रीन के ये सब को लेने के देने, जब भी आपने मामला अगर अपने हाथों से पास में खराब किया होगा तो वो फिर आगे चल के, ये बिलावल भुट्टो साहब ने ऐसे नहीं कह दिया कि इनको बुलाओ, जजिस को बुलाओ, इनको ये कमेटी के सामने पेश हो, पार्लियामेंट की कमेटी के सामने। तो बिलावल साहब ने किसी से सुना होगा कि ये जजिस की क्या औकात होती है, ये कैसे इनको जो है वो राम किया जाता है, कैसे अपने केसेस माफ करवाए जाते हैं, कितने ब्रीफ केस भर के जाते हैं, कितने जो है ट्रांसफर की जाती है रकम, किसको की जाती है, बेटे को की जाती है कि भतीजों को की जाती है। तो बिलावल साहब ये जानते हैं तो तब कहीं जाके उन्होंने ये जुमला बोला है, वरना अगर उनको पता हो कि ये जज या जजेस जो बैठे हैं वो अदल और इंसाफ के साथ अगर चलेंगे तो मेरी आज की क्या, मेरी तो आइंदा तक की सियासत का जो है वो सत्यानाश हो सकता है। तो वो इस किस्म की जुर्रत ना करते कि जजिस को पार्लियामेंट में तौहीन पार्लियामेंट होगी ये जनाब। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फिर लेनी की देनी पड़ती हैं जो जो जहां पे होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, मुझे दोबारा इसलिए आना पड़ा, आइए सर। सबसे पहले बल्कि बाद में नहीं जनाब, ये जो हमारे जो है सऊदी कंपनी जो है, सऊदी अरब वाले जो शहजादे, जिसको तस्वर ही नहीं है जो इस्लाम में शहजादों का, अच्छा जी, इन्होंने जो कर रहे हैं उनकी मैं मजम्मत करते हैं फ्रांस वाले, इन्होंने जो इसमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया किया हुआ है और ये काफी अच्छे से करते रहते हैं। ये बुग़्ज़ अली और बुग़्ज़ अली बैत असल का बात ये अच्छा है, जो जन्नतुल बकी का, ठीक है जी जी ठीक है। आपने बात की है कि इनकी पुलिस वालों की जो भी आर्मी वाले वो भी है शामिल है। जी जी, ये जो फौजी जो लेते हैं ना, अफसर आते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा मैं नाम नहीं लेना चाहता, भांजा मेरा खुद जनरल है, मैं बात नहीं करूँ, आपको बताऊंगा कभी ठीक बाद में। ठीक। अच्छा, वो जो है ना ये सारे फौजी अफसर के बच्चे फौजी अफसर और पुलिस वाले 2-2 लाख 4-4 लाख लेकर पुलिस भर्ती रिक्रूटमेंट के लिए करने के लिए पैसे देती हैं और भर्ती होती है, फिर उन्होंने पैसे पूरे करने हैं, उन्होंने बिल्कुल मार डांट करनी है, बिल्कुल सर, रिश्वत लेनी है, लोगों को नजायज मारना है, औरतों की बेइज्जती करनी है, ये तो पैसे हासिल करेंगे, पैसे क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए हैं वो पूरे करेंगे। ये सिस्टम सारा खराब हो चुका है मुल्क का, इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, खुदारा इसको दुरुस्त करे। वही बात हो जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि इमाम ख़मीनी रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो आए, एक बुखारी था,
स्टूडेंट बुहारी आई नो वेरी वेल, छोटा था मैं, बुहारी ने सिलसिला शुरू किया सबसे पहले और उसके मैदान में आया हुए सारे स्टूडेंट बाहर आ गए। फ्रांस से, इराक से हमारे इमाम खमीनी रहमतुल्लाह तशरीफ लाए और फिर इनकलाब शुरू हो गया। अब किधर गया शहंशाह रज़ा पहलवी, किधर गया? उसको तो कोई मुल्क एक्सेप्ट नहीं करता था। सही सही। यकीन जानिए को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो कहता नहीं हम नहीं एक्सेप्ट करते, तुम तो बड़े जालिम इंसान हो, बड़े खबीस आदमी हो। देखिए ये इमाम खमीनी का जो कानून जो सिलसिला आएगा ना इंशाल्लाह, फिर मामला दुरुस्त होगा। पूरे पूरा निजाम खराब हो चुका है, को दुरुस्त किया जाए इंशाल्लाह मामला। और जो मौजूदा करप्ट वजीर हैं, जो अरबों के हिसाब से पैसा खा के बाकी हैं, इनको पकड़े। ठीक है भट्ट साहब, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आपने इनकलाब की बात की। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, वीडियो तो नहीं दिखा सकता। हमारे एक रहनुमा थे ताहिरुल कादरी साहब, वो भी 8-9 साल पहले इनकलाब लाने वाले थे, और जो एक उनका जोश और जज्बा था वो जरा सुनाता हूँ आपको। मुबारक हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद कहो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुनो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी वजीर आजम को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। ये हमारे इनकलाब का हाल था, और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मुज़ाकरात हुए, बाद में कायरा साहब की फुटेज आपने देखी होगी, और ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो घर वापस आ गए थे, और वो बाद में फिर दोबारा गए जब इमरान खान ने भी 2014 में धरना दिया। ये उस वक्त की ऑडियो है जब वो पहली बार जब अकेले गए थे, और वहां पर कब्रें खुद गई, कफन दिखाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें। और फिर पता चला जी सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया, लेकिन वो एक्शन कुछ भी नहीं लिया था, और वो अभी तक मामला हल तलब है। जो वहां पर शोहदा हैं मॉडल टाउन के, वो अभी भी जून में अगले महीने उनकी बरसी होगी, और वो इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों ने, पुलिस वालों ने मारे, वो कत्ल किए, वो शायद तरक्कियां पाके आज वो अगर कोई छोटे लेवल पे था तो वो डीएसपी या एसपी बने होंगे। तो ये सारी चीजें हमारे मुल्क में, हम जोशो खरोश में, या हमारी लीडरशिप देख लें कि किस तरह से वो एक माहौल बनाया जाता है। ताहिरुल कादरी साहब भी उस दौर में, वो भी उनको लाया गया था, वो स्पॉन्सर्ड एक किस्म का इनकलाब था। और उसके बाद फिर खादम रिजवी साहब भी आपने देखे होंगे। इमरान खान भी उम्पायर की उंगली की बात करते रहे, वो भी काफी अरसा जो है वो उनकी परवरिश होती रही। वो खुद इकरार कर चुके कि बाजवा साहब ने फिर उनके साथ काफी शफकत मेहरबानी की। बाद में ये अलग बात है कि फिर बाजवा साहब ने ही उनको हटाने के लिए अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन जो माहौल है हमारी अवाम के लिए, हमने बहुत लोग हमें बेवकूफ बना के, माशाल्लाह कोई किधर बस गया, कोई किधर बस गया, लेकिन हमारी अवाम उस 8-10 साल पहले शायद इस किस्म की हालात जो मुआशी हैं वो आज जैसी हालत नहीं थी। लेकिन आज जो है, अब इमरान खान साहब, क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलैरिटी है, 60-62% जो लोग हैं वो इमरान खान को फॉलो करते हैं, और वो इमरान खान को इस वजह से फॉलो नहीं करते, अगर तो इमरान खान की खुद सियासी बसीरत का अगर एनालाइज किया जाए उसके ऊपर, तो उन्होंने खुद कई ब्लंडर किए हैं। अब देख लें, साल सवा साल से जब से ही उनकी हुकूमत गिराई गई है, अगर तो वो उनके अंदर टेम्परामेंट होता, क्रिकेट वो खेलते रहे हैं, और थोड़ी सी अगर क्रीज के ऊपर रुकना, एक बार वो हमारी कोचिंग करने आए थे मॉडल टाउन लाहौर में, क्रिकेट हम भी खेलते थे, और वो सीनियर कोचिंग उन्होंने की, क्लिनिक लगा, कोचिंग क्लिनिक लगा एक मशरूफ साज इदारे का। तो उसमें उन्होंने कहा कि टेम्परामेंट बड़ा जरूरी है बैट्समैन के लिए, कि वो टेम्परामेंट मीन्स कि आप क्रीज के ऊपर टिके रहें, आपको मुश्किल बॉलें भी आएंगी, आपको यार्कर पड़ेंगी, आपको बाउंसर पड़ेंगे, लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप विकेट के ऊपर, बैटिंग क्रीज के ऊपर डटे रहें। लेकिन इमरान खान साहब को बजाय कि वो फायदा क्रिकेट का जो थोड़ा सा टेम्परामेंट अगर सियासी मैदान में भी वो दिखाते, और ठीक है अगर सिंध हाउस में सर्कस लगा या कुछ लोग आपके टूटे, अदम एतमाद जैसे भी कामयाब हो गई, आप अगर उस वक्त असेंबली में ही रहते, कौमी असेंबली में, तो देखते कि आज अपोजिशन लीडर आप खुद होते,
पंजाब में आपकी हुकूमत होती, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत होती, तो ये लोग जो इस वक्त निगरान हुकूमत के नाम के ऊपर आपको नाको चने चुभवा रहे हैं, और केपी में जो मुश्किलात हैं या फिर जो अपोजिशन की ना होने की वजह से जो नैब में तरामीम हुई हैं, या जो भी आपने देखा, ये जो अभी अदलिया के खिलाफ जो महाजराई जारी है, तो आप अगर पार्लियामेंट में होते तो ये सारी चीजें ना होती, और बल्कि ये इस वक्त जो पीडीएम है वो खुद ही शायद 6 महीने पहले तैयार हो चुकी होती कि आप इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो इमरान खान की वो जो सियासी बसीरत है, या सियासी जो उनके अंदर सूझबूझ या जो फैसला करने की मामलात होने चाहिए, वो उनमें काफी कमी है। लेकिन अवाम इस वजह से उनके साथ अब भी है, उनके मुकाबले में कोई, इमरान खान के मुकाबले में कोई और ऐसा दानश्वर, पाक साफ, क्लीन चिट, जिसके ऊपर कोई करप्शन का दाग ना होता, कोई ऐसा लीडर होता, तो मुझे 100% उम्मीद है कि अवाम फिर इमरान खान को छोड़ के उस बंदे के साथ होती। इमरान खान के साथ अवाम इस वजह से है क्योंकि इमरान खान के मद्दे मुकाबल जो चेहरे उनके नजर आते हैं, जरदारी साहब कि जिनकी हमेशा बांछें खिली हुई होती हैं कि बस अब मेरा बच्चा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा और उनकी पूरी जो आले शरीफ है, पूरी फैमिली, जब अवाम उनको देखती है तो फिर कहती है कि ठीक है, इनसे बेहतर इमरान खान ही है, उनके सारे ब्लंडर्स के बावजूद। तो ये एक बेनिफिट है इमरान खान को, वरना इमरान खान ने बहुत से ऐसे मामलात उनको, बल्कि पंजाब असेंबली तोड़ते वक्त भी उन्होंने, परवेज लाई ने कहा कि आप ऐसा ना करें, और बहुत से ऐसे इंटरव्यूज में वो झांसे में आए हैं। अब बहुत से आपने बयानात सुने होंगे इसी पीडीएम के रहनुमाओं के कि आप जी असेंबलियां तोड़े तो हम इलेक्शन करवा देंगे। उन्होंने असेंबलियां तोड़ी और बकौल इमरान खान, बाजवा साहब के कहने पे भी इन्होंने ये कदम उठाने के लिए अपना हिम्मत कर डाली और पंजाब की असेंबली तोड़ दी, वरना 62% इलाका जो पाकिस्तान का है वो कौन एक सियासी सूझबूझ रखने वाली वो स्पेस देता है। लेकिन इमरान खान ने वो ब्लंडर किया। अब वो जमान पार्क में खुद भी मैसूर हैं, शाम को वो महफिल मौसीकी होती है, सवाल जवाब सेशन होता है, कभी रैली होती है, कभी वो आपने देखा वो जिले शाह की शहादत हो गई, मार धाड़, लोग उनके लिए लाठियां खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, खुद भी परेशान है, खुद भी उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। ये नहीं कि वो खुद बड़े कोई फूलों की सेज के ऊपर हैं, खुद भी मुश्किल में है, लेकिन वो अपने ऊपर भी मुश्किल जो है वो ना आने देते अगर कोई सही सियासी फैसला कर लेते, और ना फिर उनके फॉलोअर्स के ऊपर कोई ऐसी मुश्किल आती। लेकिन अवाम क्या है कि वो मजबूरी है, वो उनके मद्दे मुकाबल जो लोग हैं इस वजह से उनको कहते हैं कि ठीक है जी, आमीन, इमरान खान इनसे तो 100 गुना बेहतर है। इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी पिछले साल के मुकाबले में, अब ये पूरे 12 महीने में ज़िमनी इलेक्शन हो, कोई रैली हो, मीनार पाकिस्तान का जलसा हो, कुछ भी हो, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कम नहीं हुई। इसके बावजूद कि हुकूमत उनके मद्दे मुकाबल है, और ये डर्टी हैरी लोग और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उनके मद्दे मुकाबल है, लेकिन फिर भी अवाम उनके साथ खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई, जनाब अली भाई, हो रहा है, मैं 2-3 बातें कर दूंगा। प्लीज प्लीज। देखिए, ये जो सारा खिलवाड़ हो रहा है ये कौन कर रहा है यार? सबको पता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ या जनरल जो है वो किसी का आइन कानून को मानते नहीं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां किसी मतलब आइन कानून को मानती नहीं। किसी की ऑडियो, किसी की वीडियो, हर तमाशा सारा लगा हुआ है और वो अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। अब ये जजेस हैं वो रोज तारीखें दे रहे हैं। भाई आइन कानून के अंदर अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन है तो इलेक्शन करवाओ है जी, तो वो तो जाते नहीं। अब वो दूसरी तरफ जो पार्टियां वो उनकी आवाम में तो कोई वोट है नहीं, तो इलेक्शन की तरफ वो तो नहीं जाएंगी। बिल्कुल तो मसला ये है कि सबको पता है कि ये मतलब है क्या ये राना सनाउल्लाह की इतनी औकात है कि ये जो चीजें हो रही है ये करेगा? सही, या ये सही। सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, कौन करवा रहा है। और ये कहा जाता है कि ये चंद जनरल ये करवा रहे। और भाई जो नीचे हैं वो उनकी बाकी की फौज जो है वो एक गलत जनरल ऊपर फैसले करता है, तो उसके क्यों मानती है वो फैसले? अगर पाकिस्तान के पंजाब की पुलिस जो है वो ऊपर बैठे हुए गलत कोई काम करवा रहे हैं तो नीचे वाले पुलिस क्यों उनके वो ऑर्डर मानते हैं? ठीक तो है। मसला ये सारा मतलब है गंद है, ये ऊपर लूट को सूट करने ऐसी बात करने पे एक जनरल शोएब हैं हमारे रिटायर्ड पाकिस्तान में तजियाकार, उनको पकड़ के ले गए थे लोग कि भाई आप ये बगावत पे उकसा रहे हैं। तो अली भाई आप पाकिस्तान में होते तो आपके ऊपर भी बगावत का पर्चा होना था।
पर्चे सारे ऐसे ही लोगों के ऊपर होते हैं जो मतलब हक सच की आवाज ठीक। बुलंद करते हैं, ठीक। उनके खिलाफ ये सारे इस किस्म के पर्चे होते हैं। क्योंकि जितना टैक्स का पैसा है, मतलब आवाम का पैसा, ये देखें, इनके प्रोटोकॉल देखें, इनके सरकारी गाड़ियां, बंगले, ये सारी अयाशी, इनके कोई कट्स नहीं होते। देखे वहां नहीं है वो कट लगाते। तो मतलब है कि मुल्क जो है नाजुक दौर में गुजर रहा है, इकॉनमी सफर कर रही है, तो हम यहाँ से कट लगाएंगे या वहां से कट, यहाँ होता है ना यूके में। सर उनके कारोबार चल रहे हैं हर जगह, प्रॉपर्टी के कारोबार हैं। ये अभी यूक्रेनी कमांडर एक कह रहा था कि कोई गैर मियारी रॉकेट जो है वो बेचे हैं पाकिस्तान ने, हमारे काम ही नहीं आ रहे। तो ये किसने बेचे हैं? मैंने और आपने तो नहीं बेचे ये रॉकेट जो है। ये जनाब खुद करते हैं ऊपर, ये आइन कानून किसी चीज को नहीं मानते। सही है, इनके सही मर्जी के वक्त जरूरत, और जो जाने दे रहे हैं बेचारे, वो यकीनन वो हमारे भाई हैं जो बॉर्डर के ऊपर बस ऑर्डर के ऊपर ओबे कर रहे हैं। तो सही अली भाई, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, लेकिन यकीनन ये आवाज उठाना ये हम सबका हक है, लेकिन जो डिसिप्लिन है उस इदारे का वो यकीनन कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और एक प्रेशर जरूर कायम रहना चाहिए। वहां पे भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पे भी जोराने इशाइये सब कुछ होता है, तो वहां पे इस किस्म की बात यकीनन जवान भी करते हैं और पूरे एक इदारे का माहौल खराब होता है जब उन के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगते हैं। तो अल्लाह करे वो भी होश के नाखुन लें। और अब जो बात हम कर रहे थे पॉपुलैरिटी की, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है इस वक्त जो वो अब मरूसी सियासत या जो करप्ट लोग हैं या इस किस्म के सिस्टम के वो हामिल, वो उसको लाइक नहीं करते। इवन मैं यहाँ का एक पढ़ रहा था सर्वे कि जो अब बादशाह चार्ल्स जो अभी उनकी ताजपोशी होगी कुछ दिनों के बाद, नौजवान नस्ल जो यहाँ की है अंडर 35 वो उसकी 52 to 53% जो आबादी है नौजवानों की, वो भी ये नहीं चाहती कि हेड ऑफ स्टेट जो है वो बादशाह रहे। वो भी यही चाहते हैं कि जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ स्टेट रहे। तो ये जो शाही निजाम है, ये जो ठाट बाट है, ये यहाँ की नौजवान नस्ल भी पसंद नहीं करती। तो उधर के बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज और इस किस्म के जो खानदानी सियासतें, उससे तो हम वैसे ही तंग हैं, और जिनके तो गोडे गोडे जो हैं वो करप्शन से डूबे हुए हैं, तो उनको कौन लोग पसंद करेगा। तो बहुत से अवामिल हैं जो इमरान खान के लिए साजगार हैं, लेकिन अल्लाह करे कि वो भी पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला करे और अदालतें पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन फैसला करेंगी, तो पाकिस्तान को इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। टाइम खत्म हो गया, कल भी इंशाल्लाह इसी मामलात पर बात होगी 5:30 बजे तक के लिए आप इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।